नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज अमर उजाला के स्टूडियो में पहुंचे हैं दो खास मेहमान। एक तरफ है नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर अभिषेक शाह और दूसरी तरफ है वर्सेटाइल एक्टर देवेंद्र भोजानी। इनकी गुजराती फिल्म धबकारो जल्द ही रिलीज होने वाली है। अब क्या है इस फिल्म की खासियत, आइए इन्हीं से जानते हैं। अभिषेक, देवेंद्र, अमर उजाला में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अभिषेक, टू स्टार्ट विद यू, धबकारो, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है और इस फिल्म में हमने जो ट्रेलर देखा है कई सारे इमोशंस नजर आए, जरा इस फिल्म के बारे में बता पाए? हम जब भी हमारा जन्म होता है तब से लेके जब हमारी मृत्यु होती है तब तक एक चीज़ हमारे साथ कंटिन्यूस रहती है, वो है हमारे हार्ट बीट शुरू हुआ, इसका मतलब आपने जीना शुरू किया और जैसे ही ख़त्म हुआ तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हार्ट बीट एक जो होता है उसे धबकारो बोलते हैं। कुछ ऐसा जो आपके साथ है लेकिन आपका ध्यान उस पर कभी नहीं जाता है। गलतियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे साथ रहती है लेकिन हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और फिल्म का नाम धबकारो इसलिए है क्योंकि फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका दिल सही नहीं धड़कता। उसका जो धबकारो है वो मीटर में नहीं धड़कता और फिल्म में कुछ ऐसा होता है जिससे उसका रिदम वो वापस पाता है। एंड देन जो कहानी होती है वो फिल्म है, इसलिए फिल्म का टाइटल धबकारो है। देवेंद्र, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्योंकि आमतौर पे जो ऑडियंस, आपके जो फैंस है, पिछले कह सकते करीब 40 साल से कॉमिक रोल में ज़्यादा आपको देखा हुआ है, बट अगर इस फिल्म का जो ट्रेलर जो मैंने देखा 2.5 से 3 मिनट का, कई सारे इमोशंस है, काफ़ी सीरियस नज़र आते हैं। तो पहला अप्रोच क्या था जब अभिषेक ने आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ आपके अप्रोच किया, और सेकेंडली क्या थॉट था इस कॉन्सेप्ट को लेकर? सबसे पहले जब अभिषेक ने मुझे अप्रोच किया तो मैं बहुत बहुत खुश हो गया क्योंकि इनकी फिल्म हेलारो मैंने देखी हुई थी और उम्ब्रो भी देखी हुई थी। हेलारो स्पेशली जिनके लिए नेशनल अवार्ड मिला, वो इतनी ज़बरदस्त फिल्म थी कि मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था इनके काम से। और जब इनके यहाँ से फ़ोन आया सो आई वॉज ऑलरेडी एक्साइटेड कि अरे वाह, ही टेक्सटेड एंड देन वी स्पोक। सो आई वॉज, मतलब 50% काम तो बिना स्क्रिप्ट सुने ही कि ये डायरेक्टर है, ये राइटर हैं, तो मैं ऑलमोस्ट कर ही रहा हूँ। फिर जब इन्होंने सिनॉप्सिस भेजे तो सिनॉप्सिस पढ़े मैंने और मैंने कहा येस इट्स ऑलमोस्ट डन, मतलब 90% काम हो गया। देन मैंने उनसे कहा कि आप मुझे स्क्रिप्ट भेज दो पूरा, तो मैं पढ़ लेता हूँ, इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं अहमदाबाद से फ्लाई करके मुंबई आऊँगा, हम लोग मिलेंगे, मैं आपको पर्सनल पूरा नरेशन दूंगा। सो आई सेड दैट्स रियली स्वीट ऑफ हिम, लाइक टू डू ऑल द वे कमिंग फ्रॉम। और फिर ये आए और हम लोग मिले और इन्होंने पूरा नरेशन दिया, पूरा फुल फ्लेजेड नरेशन जिस तरह से इन्होंने दिया, तो मुझे पूरी फिल्म ऑलमोस्ट नज़र आने लगी। और मैंने सोचा कि अभी इसमें सोचना क्या है, लाइक कि तुरंत ऑफ कोर्स क्रिएटिव, जब हामी मैं भरता हूँ तो मैं भी खुद क्रिएटिव बंदा हूँ। तो मैं जब मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला सपोर्ट दे रहा है या ही इज़ ओपन टू हियरिंग टू फीडबैक और सम सजेशंस, तो जब मुझे ऐसा फील होता है, जो अभिषेक के साथ बात करके मुझे ऐसा लगा, तो मुझे जो थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन करने का या मन हुआ या डेवलप करने का मन हुआ, कुछ स्क्रिप्ट में छोटा बहुत और कुछ मेरे कैरेक्टर को लेकर, तो हमने उसको दिल खोल के ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। और ऑफ कोर्स पहले हो गया था, मतलब वो सब ब्लैक एंड वाइट पे वो सब तो हो गया था। ये तो जो प्रोसेस रहा बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग, तो वो बड़ा मज़ेदार था। हमारी जो आपस में चर्चाएं हुई, ऑलरेडी इतनी ज़बरदस्त स्क्रिप्ट थी कि उसमें कुछ ऐसा तो था ही नहीं कि कुछ ये गड़बड़ है, कुछ भी नहीं था। पर ऐसा कुछ लगता ना कि हर एक मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एक्टर हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, नॉट ओनली अपनी एक्टिंग से, पर क्योंकि मैं एक क्रिएटिव बंदा भी हूँ, तो मेरे जो दिमाग में ख्याल आता है मैं एटलीस्ट शेयर तो करूँ। अगर पसंद आए तो ठीक, ना पसंड आए तो ऑफकोर्स डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, तो फिर मैं उनके विजन के साथ पूरा मैं आई सरेंडर माई सेल्फ कम्प्लीटली टू द डायरेक्टर। और पर फिर जो उसके एक दो ड्राफ्ट छोटे मोटे जो इनकॉर्पोरेट इन्होंने ज़्यादातर मेरे सजेशंस इनकॉर्पोरेट किए, और फिर कुछ को जहाँ उनको लगा कि नहीं ये नहीं कर सकता क्योंकि इसका वजह ये है, जो मुझे लगा हाँ ये करेक्ट है सही है, तो वैसा वाला इट वॉज अ क्रिएटिव प्रोसेस जहाँ कोई ईगो नहीं होता है, जहाँ लाइक द
पर मेन पर्पज इज टू हाउ टू बेटर द फिल्म। तो वो जो प्रोसेस रहा वो बड़ा मज़ेदार रहा, एंड दैट्स हाउ दबकारो मेरा जो हार्ट बीट है वो धड़कने लगा। अभिषेक, कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है, जैसे कि उन्होंने शुरुआत में कहा कि जब आपकी तरफ से कोई फिल्म ऑफर होती है, एक टैग होता है नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर, तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन किस तरह से इसको सेल आउट करते हो? नेशनल अवार्ड मिला, उस दिन मैं नेशनल अवार्ड को भूल गया था। अगर मुझे याद रहता है तो वो प्रेशर मेरे पे रहेगा कि दूसरी फिल्म इससे बेटर बनाऊं, तीसरी फिल्म बेटर बनाऊं। अगर मैं देवेंद्र सर को अप्रोच कर रहा हूं तो उनकी कुछ दिमाग में प्रीकंसीव नोशंस होंगे मुझे लेके, मेरे स्क्रिप्ट को लेके, वो मैं नहीं रखता। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि हर एक स्क्रिप्ट, हर एक कहानी अपना खुद का वजूद, अपना खुद का सच लेके आती है। That's well said. राइट। तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि एज अ स्टोरी टेलर मैं किस तरह से इस कहानी को अच्छे से कहूँगा। अगर मैं प्रेशर रखूँगा, देखिए नेशनल अवार्ड हर एक फिल्म में नहीं मिलने वाला, और जो इस फिल्म को जो मिला था बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड, बहुत रेयरली मिलता है। हो सके दूसरी बार कभी ना मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि मेरी दूसरी फिल्म को नेशनल अवार्ड ना मिले कभी भी। लेकिन नेशनल अवार्ड के लिए मैंने फिल्म नहीं बनाई थी। तो ये एज अ फिल्म मेकर ये बहुत जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि हम फिल्म बनाते हैं लोगों तक अपनी कहानी पहुंचाने के लिए। अगर ये प्रेशर रहेगा कि ये नेशनल अवार्ड वर्दी होगी कि नहीं, कि सामने वाला मुझे जज करने वाला है कि मैंने तो नेशनल अवार्ड जीता है, मेरी फिल्म कैसी होगी, वो कभी मैं दिमाग में नहीं रखता हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत ईजीली, वो प्रोसेस बहुत ईजी है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं चलती कभी। बट कह सकते हैं कि इंडस्ट्री वालों का भी रिएक्शन बदला है, नज़रिया बदला है अभिषेक के प्रति, क्योंकि एक ऑब्वियसली नेशनल अवार्ड जीतना बहुत बड़ी बात है, तो ऐसे में अप्रोच भी थोड़ा बदल गया होगा। देखिए, इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग की बात है। एक गुजराती में कहावत है जो हिंदी में भी शायद हिंदी में ट्रांसलेट सीधी हो सकती है, चमत्कार को नमस्कार। तो अगर आपने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है तो लोग आपको सलाम करने ही वाले हैं। यानी गुजराती सिनेमा के 87 इयर्स के इतिहास में पहली बार कोई इतना बड़ा अवार्ड मिला था, तो लोगों का ध्यान आप पे जाने ही वाला है, लोगों का नज़रिया बदलने ही वाला है। लेकिन नज़रिया बदलने में देर नहीं लगती। ये सिनेमा है, ये दुनिया ऐसी है कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट फिल्म। अगर आपने ख़राब फिल्म दी तो लोग भूल जाएंगे आपने क्या बनाया है। जो ट्रेलर हमने देखा उसमें एक चीज़ जो मुझे क्लिक करती है वो है कर्मा की बात। अगर आपकी जर्नी की बात की जाए, पहले तो कितना विश्वास रखते हो, कितनी स्पिरिचुअल लाइफ आप फॉलो करते हो, कर्मा पे विश्वास रखते हो क्या? जब अब तो बड़े हो चुके हैं, काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं, तो कितना विश्वास रखते हैं इस कर्मा की जर्नी को? जी, मैं बहुत बहुत विश्वास रखता हूँ, और इस तरह से मैं इस कैरेक्टर के साथ काफ़ी जुड़ता हूँ, क्योंकि मैं कर्मा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। ऑफ कोर्स मैं रिलीजियस हूँ, थोड़ा बहुत एक छवि है जो जो मेरे लिए भगवान है या माता जी है या जो भी है, पर मेन जो है वो स्पिरिट कर्मा में मैं बिलीव करता हूँ कि, और वो बचपन से ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेरेंट्स से मिलता है, कि वो ऐसा उतर जाता है। एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा कि एक बार हम लोग फैमिली कहीं होटल में गए थे बाहर आउट स्टेशन, और फिर आए तो सब अनपैकिंग कर रहे थे, तो मैंने अपना बैग खोल के देखा, देखो ये टॉवल मैंने चुरा लिया, ढाँप लिया। सो माय मदर इज़ कि क्या, क्यों किया, हाउ कैन यू डू दिस एंड दिस दैट, यू शुडंट हैव डन इट, कि अगर कोई अच्छा नहीं बेटा, ये कोई देख लेता तो क्या। तो बोला नहीं, किसी का ध्यान नहीं था, हम तो अपने रूम में थे, पैकिंग कर रहे थे, थोड़ी कोई होटल रिसेप्शन में खोल के देखने वाला है। देन माय फादर सेड कि पर ऊपर वाले ने देख लिया। तो होटल वाले किसी ने ना देखा या ना देखा, पर ऊपर वाले ने देख लिया कि भाई तूने टॉवल डाला है, विच इज़ यू शुडंट हैव डन इट। तो कुछ भी काम करो तो वो देख लेना कि भाई ऊपर वाला देख रहा है, फिर सोच लो कि करना है कि नहीं करना है, तुम अपने आप रुक जाओगे। तो ये जब छोटा था तब ये किस्सा हुआ, तो तब से मॉरली इतना वो जहन में बात बस गई, और वहीं से फिर शुरू हुई कर्मा की बात कि जो अच्छा काम करोगे तो आज नहीं तो कल वो कर्मा फल देगा ही, अच्छा या बुरा। करियर की शुरुआत आपने मालगुडी देश से की थी, ऑलमोस्ट 40 इयर्स आपको इस इंडस्ट्री में हो गए। जब पीछे मुड़ के देखते हो, जब यंग देवेंद्र भोजानी की अगर बात की जाए, क्या एक ऐसा मैसेज होगा जो उनको आप देना चाहोगे? यंग तो मैं
समझता हूँ मैं अभी भी हूँ। अभी भी, हाँ, मैं वही कहना आई टेक योर वर्ड्स। Yes. नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ, इस तरह से मैं अपने आप को यंग समझता हूँ कि तब मैंने जब शुरुआत की थी तब भी मैं कुछ सीख रहा था, और अब जो भी साल हुए 30-40, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं हर दिन जब ख़ास करके काम पे जाता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और वो भी हम कमिंग बैक टू धबकारो में मैंने इनसे इतना सीखा है, होल यूनिट से, इवन लाइक दैट्स वेयर वन ग्रोज आई फील, कि जब ऐसा समझने लगे कि अभी मुझे सब कुछ आता है, ये क्या करना, नहीं ये ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कर लो, तो फिर आपका फिर नोज डाइव फिर तय है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ों में हो सकता है क्रिएटिव डिफरेंसेस हों, पर वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है कि तभी तो हम दूसरे किसी की पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। तो इस नज़रिए से मैं समझता हूँ कि मैं अब भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ गलतियाँ भी की होगी करियर पाथ में, कुछ ना करने की चीज़ें की होगी, ना करने की एज इन कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। जैसे मेरे शुरू के 3 साल में मेरी मजबूरी थी कि मुझे बहुत पैसा चाहिए था, क्योंकि मुझे शादी करनी थी, तो शादी से पहले एक घर लेना था, एक गाड़ी लेनी थी। तो तय किया कि कैसा भी काम हो मैं ये हाँ कर दूंगा, सिर्फ पर डे पूछूंगा, पर डे कितना है, चलो रोल वोल कुछ क्या है प्रोजेक्ट वो नहीं, तो मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और फिर शादी, फिर वाइफ चाहिए, वैसा। तो तभी ऐसे काम किए जो मुझे पसंद नहीं भी थे, काफ़ी कुछ काम पर किए। उसके बाद जब फाइनली शादी हुई, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा ठहराव ज़िंदगी में आता गया, और फॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस रोल्स भी अच्छे मिलने लगे, ज़्यादातर रोल्स लोगों ने अप्रिशिएट किए। एक चीज़ बहुत कॉमन है, जितनी भी जब मैं अपना होमवर्क कर रही थी और अपना आपकी फिल्मोग्राफी देख रही थी, हर फिल्म का जो भी भले छोटा सा रोल है बट यादगार रोल है आपका। ऐसे में कितना ब्लेस फील करते हो इंडस्ट्री की तरफ से, क्योंकि भले एक स्टेरियोटाइप हुआ हो, एक छाप पड़ी हो, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस मिलती गई है उस किरदार से। हाँ, मैं मानता हूँ, एक तो मैंने कॉमेडी ज़्यादा की है, ये बात से मैं बिल्कुल शर्माता नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि कॉमेडी करना सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है, और मैं उन चंद लोगों में से हूँ जो कॉमेडी भी कर पाता हूँ। तो इसलिए शायद मुझे, क्योंकि जब कोई कॉमेडी फिल्म बना रहा है या कॉमेडी किरदार की ज़रूरत पड़ती है, तो लोगों को इन चंद गिने चुने लोगों की ही पहले याद आती है, क्योंकि बाकी लोग दूसरा कुछ कर सकते हैं पर शायद कॉमेडी नहीं कर सकते। तो इस तरह से लोग मुझे अप्रोच करते हैं कॉमेडी करना, जो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, मुझे मज़ा आता है परफॉर्म करने का। हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्सटाइल एक्टर हूँ, मैं कॉमेडी तो करता हूँ पर मुझ में बहुत फूट के भरा है, इमोशंस या विलनिश या व्हाटएवर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स आई वांट टू डू, आई वांट टू एक्सप्लोर। और वही हुआ धबकारों से। धबकारों की स्क्रिप्ट देख के मैं इतना बावरा सा हो गया, उसकी मेन वजह यही रही कि इसमें इतने सारे लेयर्स हैं, इतने सारे शेड्स हैं इस कैरेक्टर में, कि कॉमेडी तो हार्डली कुछ होगी मेरे हिस्से, इस कैरेक्टर के हिस्से। ऑफ कोर्स कॉमेडी फिल्म में बहुत लाफ्टर मोमेंट्स थ्रू अदर कैरेक्टर्स हैं, पर with this character it has got so many layers, and thanks to him for enriching this character so well कि मुझे मज़ा ही आ गया। अभिषेक, एक सवाल तो बनता है, तो जब इस किरदार की अगर जब बात कर रहे थे तो देवेन को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि ये तो एक, जैसे कि इन्होंने खुद ने भी कहा कि एक कॉमिक रोल के लिए जाने जाते थे, तो फिर ऐसे में आपको क्यों लगा कि देवेन आपके इस किरदार को जस्टिस कर पाएंगे? देखिए, हमारे वहाँ गुजराती इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन छोटी इंडस्ट्री हो या हिंदी जैसी बड़ी, एक रोग है हमारे वहाँ, और वो ये है कि जो बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत क्राउड पुलर है, जिसे देखने लोग आते हैं, उसी को लेके फिल्म बनाऊं। मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि ये स्क्रिप्ट मैंने जब लिखी तब मुझे पता था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है। इसके लिए मुझे ग्रेट एक्टर ही चाहिए, एक्टर नहीं चाहिए, ग्रेट एक्टर ही चाहिए। वो एक्टर कि जो खुद इसमें मैजिक लेके आए, इसलिए मैंने उनको अप्रोच किया। मुझे पता था कि इनको सब जानते हैं, इनका रेलेवेंस आज भी बहुत ग्रेट है, उन्होंने जो काम की है वो अभी भी पॉपुलर कल्चर में इतने फेमस है, तो वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं होता कभी। लेकिन मुझे ये पता था कि देवेन भोजानी एज एन एक्टर क्या है,
मुझे वो मैजिक चाहिए था। तो मैं कभी भी मेरे मेरे कोई भी फिल्म के कास्टिंग में कभी सोचता नहीं हूँ कि ये कितना फेमस है, मैं ये देखता हूँ कि ये किस तरह से कर पाएगा। तो मैंने जब उनको अप्रोच किया तब आई वॉज वेरी श्योर, मुझे यही था कि इनको कैसा लगेगा, ये जो कैरेक्टर है वो इनको अगर अच्छा लग गया तो ये मैजिक कर देंगे। और हम पहली बार जब रीड करने बैठे, फर्स्ट टाइम एवर, तब उन्होंने शुरू किया तो मैंने मेरी वाइफ को, तेजल को फ़ोन करके बोला था, मैंने बोला ये इस कैरेक्टर के साथ देवेंद्र भोजानी जो करने वाले हैं वो दुनिया देख के रह जाएगी, क्योंकि 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 इनके सारे लेयर्स अभी तक लोगों ने नहीं देखे हैं, राइट। इस कैरेक्टर में इतना कुछ है, ये सिर्फ थकता है, हारता है, इतना नहीं है, ये इतना गंदा भी है, गलीच भी है। उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत कुछ चीज़ें आती है, बहन के साथ, वाइफ के साथ, दोस्त के साथ, इतनी कुछ चीज़ें हैं। और इमोशन वाइज 9 रस एक ही कैरेक्टर में। तो मेरे लिए बहुत उस वक्त ज़रूरी ये था कि मैं एक ऐसा एक्टर लूँ कि जो ये सारी चीज़ें निभा ले, इसलिए मैंने इनको अप्रोच किया और उन्होंने बहुत ग्रेट काम किया इस पिक्चर में। अक्सर जब एक्टर से बात होती तो वो कभी भी अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते, कभी भी उन्हें ये नहीं लगता कि एक संतुष्टि नहीं होती कि हाँ अब मैंने सब कर लिया है। अगर देवेन की बात की जाए, कह सकते हैं कि ये जो फिल्म है वो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जो आप बताना चाह रहे थे ऑडियंस को, वो अब फाइनली मौका मिल गया दिखाने का हर तरह के इमोशंस। जी, ज़्यादातर मैंने कॉमेडी किरदार किए हैं, पर टेलीविज़न में मुझे कुछ कुछ ऐसे भी मौके मिले जहां मैंने कुछ सीन्स, जैसे गट्टू नाम का कैरेक्टर था, तो उस जिस तरह का किरदार था तो उसका एक पैथोस था उसके पीछे, जो मुझे लगा काफ़ी हद तक मैं लोगों तक पहुंचाने में सफल रहा। काफ़ी कुछ अवार्ड्स भी वगैरह जीते कि गट्टू सिर्फ कॉमिक कैरेक्टर ना बन के एक सीरियस कैरेक्टर भी रहा, उसके अपने इमोशंस थे। और फिर अभी पिछले 5-6 सालों से मैं OTT और फिल्म से जुड़ा हूँ ज़्यादातर। आई वांटेड टू एक्सप्लोर, सो OTT में भी अलग अलग किरदार करने का मौका मिला कि जैसे स्कूप था तो उसमें इमोशनल कैरेक्टर था। दूसरा अभी एक ब्लैक वाइट एंड ग्रे, तो उसमें आई एम प्लेइंग अ कॉन्ट्रैक्ट किलर, दाढ़ी वाला पूरा गन लेके घूमता है, तो उस टाइप का कैरेक्टर। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अभी एक अमेजन प्राइम वीडियो में आई एम प्लेइंग अ टकलू विलन। सो इस टाइप के अलग अलग कैरेक्टर करने का मौका मिलना शुरू हुआ है अभी। पर ये जो है धबकारो, वो तो ये सबको मिला के कुछ और फूल इस बुके में ऐड किए गए हैं। सो ये पूरा ही जैसे नवरस इन्होंने बताया कि अभी इससे ज़्यादा मैं क्या ढूंढूं, मुझे ढूंढना तो है, क्योंकि ये मेरा ये तो मुझे लगता है कि अभी और क्या करूं मैं एक। पर इस फिल्म का कैरेक्टर जो है ना, वो एक इंग्लिश में कहावत है, अ किड इन अ कैंडी स्टोर, कि जहाँ इतनी सारे बच्चे को चॉकलेट दिखाई, ये लूँ या ये लूँ या ये लूँ, तो ये कैरेक्टर उस टाइप का है। तो बस मैंने अपनी तरह से पूरी शिद्दत से, मेहनत से इस कैरेक्टर को निभाने की कोशिश की, एंड थैंक्स टू हिम कि हर बार मुझे इतना इट इज़ डायरेक्टर्स, वेरी फ्यू डायरेक्टर्स डज दिस, कि ही अंडरस्टैंड्स द एक्टर कि इस एक्टर से अच्छा काम करवाने के लिए क्या करें तो अपना बेस्ट दे पाए। ही नोज इट वेरी वेल। तो वो इंडिविजुअल एक्टर के साथ इंडिविजुअली उस तरह से डील करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। सो ही समहाउ ही नोज कि मेरे अंदर से कैसे वो निकाला जाए, एंड आई एम हैप्पी। और ऑफ कोर्स जैसे कि आपने शुरू में कहा कि हर एक्टर को ऐसा तो होता ही है कि यार ये मैं जो डबिंग के दौरान मैंने फिल्म देखी, मैं अरे अभिषेक मैंने ये थोड़ा अच्छा कर सकता था, अरे नहीं यार ये सीन में ये लाइन पर्टिकुलर ना आई कुड हैव डन बेटर। तो ही सेड सर इट इज एंडलेस, यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन। अगर देवेन से बात हो रही है और अगर सारा भाई वैसे सारा भाई का जिक्र ना हो तो वो मेरा इंटरव्यू भी अधूरा रह जाएगा। क्या जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो अभी तो सिर्फ क्लिप्स पुराने देख कर एंजॉय करे, क्या कभी मौका मिलेगा उनको फिर से एक सारा भाई वैसे सारा भाई देखने का? ऑनेस्टली हमने सारा भाई जब किया था उसके बाद में शुरू में तो वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो तब ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा था, लोगों को वो ह्यूमर समझ नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे 5-7 साल के बाद जब रिपीट पे रिपीट आने लगे और फिर वो ह्यूमर जो ग्रो हुआ, अभी वो 2004 में किया था और अब 2026 चल रहा है, तो अभी भी यंगस्टर्स खास करके उसके ह्यूमर को इतना सराहते हैं, इंटरनेशनल लेवल के ह्यूमर के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये अच्छी बात है। पर वो जब हुआ था ना बहुत मस्त हुआ था।
फर्स्ट सीज़न हमारा जो हुआ था, बाद में ऑडियंस की बहुत डिमांड आने लगी, सेकंड सीज़न। फिर हमने सोचा कि कुछ कोशिश तो करते हैं, इतना लोग कहते हैं, तो हमने 10 एपिसोड किए थे, पर वो बहुत मुश्किल रहे, क्योंकि हम तय नहीं कर पा रहे थे कि ऑडियंस को पुराना देखना ज़्यादा पसंद रहेगा या कुछ नया। अगर नया डालेंगे, अरे वो वाला मज़ा नहीं है, और अगर वो वाला दिखाएं उस टाइप का, ये तो वैसा ही है, इसमें नया क्या है। सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि सेकेंड सीज़न कैसा बनाया जाए। और सेकेंड सीज़न का रिस्पॉन्स इतना नहीं रहा, ठीक ठाक रहा, बुरा भी नहीं अच्छा भी नहीं। पर जो फर्स्ट सीज़न का जो था, जो मेन सारा में था, जिसके लिए लोग पूछते हैं, 80 एपिसोड्स थे वो, तो उसके बाद में हमने तय किया कि थर्ड सीज़न इसका हम जब तक हम 110% श्योर ना हो तब तक हम लोग नहीं करेंगे। और अब तो और भी मुश्किल हो गया है, सतीश शाह जी चल बसे हैं, तो उसके बाद तो अब पता नहीं वो मुमकिन होगा भी या नहीं। सतीश जी का जिक्र हुआ है, कैसे रिश्ते थे आपके, और अब उनकी फैमिली से मिलना जुलना होता है आपका? जी, उनकी मिसेज़ हैं, तो उनसे मिलना जुलना होता है। हमारा सारा भाई का ग्रुप है, तो इतने साल से अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप ज़िंदा है। और सतीश जी सबसे ज़्यादा उस पे पोस्ट करते थे, इतना मज़ेदार पोस्ट करते थे, फ़नी और काफ़ी कुछ, ही वॉज़ वेरी नॉलेजेबल। तो पर वो बहुत मिस करते हैं हम लोग, और ऑफ कोर्स हम बहुत याद करते हैं सतीश जी को। आपकी फिल्म ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ पे ज़्यादातर रहती है, 2 फिल्में हुई, थर्ड भी है। कोई सा एक रहता है कॉन्सेंशली कि हमें ये करना ही है, कुछ सोशल रिलेवेंस फिल्म बनानी है, या फिर एक कमर्शियल फिल्म की भी एक चाह है जो एक बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस पे दिखे हमें? नहीं, मुझसे ऐसी फिल्म नहीं बनेगी, क्योंकि मेरा फाउंडेशन सोशल कंसर्न इश्यूज़ वाले प्लेस के साथ हुआ है। मैं जिस तरह से पला बड़ा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आर्ट को, समाज को कुछ कहना नहीं है, तो आर्ट का कोई मतलब नहीं है। तो शायद मैं जितनी भी फिल्में बनाऊँ, उसमें ये तो रहेगा ही कि वो समाज के साथ शायद कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है, डायलॉग करना चाहती है। और कमर्शियल सिनेमा की डेफिनेशन भी हमारे वहाँ तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कमर्शियल सिनेमा वो है जो लोगों को अच्छा लगे, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगे। उसके लिए हिंसा ही दिखाना, कॉमेडी ही दिखाना ज़रूरी नहीं है। करेक्ट। हमारे वहाँ सोशली कंसर्न फिल्में भी बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस, जैसे दंगल फिल्म थी, तो वो कमर्शियल बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, लेकिन वो जिस समाज की बात करती है, जो इशू की बात करती है, वो तो बहुत सोशली रेलेवेंट है। करेक्ट। तो मुझसे तो शायद जिसमें सोशल कंसर्न ना हो ऐसा कुछ बनेगा नहीं। ऐसी ही बातें होंगी जिसमें कुछ तथ्य हो। ऐसे में पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे फिल्म बनाना हो या फिर फिल्म्स के लिए वो रिकवर करना हो। तो प्रोडक्शन हाउस कितना इम्पोर्टेंट, मतलब कितना मायने रखता है जब आप अपनी फिल्में लेकर जाते हो स्टूडियोज़ के पास या प्रोड्यूसर्स के पास? क्या हो जाता है कि जल्दी आपको हामी भर जाती है? और यहाँ तो साजिद नाडियाडवाला की टीम आपको बैक कर रही है, जिनकी फर्स्ट फिल्म है बेचारा। तो हेलारो के साथ भी ऐसा हुआ था, उम्रो के साथ भी ऐसा हुआ कि ये जो बातें जो मैं कहना चाहता हूँ, जो समाज की बातें हैं, लेकिन उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छा, गुजराती सिनेमा के हिसाब से देखा जाए तो वो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में, पहली 10 फिल्मों में आती है दोनों फिल्में, राइट। तो वो बॉक्स ऑफिस तो हिट करती है। लेकिन धबकारों की अगर बात करें तो धबकारों में जब साजिद नडियादवाला सर के साथ हमारी बात हुई, वो उनके दादाजी जब नडियाद से बॉम्बे आए थे और उन्होंने फिल्में बनाना शुरू किया था, इस बात को 75 साल हुए, तो वो लोग गुजराती फिल्म करना चाहते थे। उनके साथ जब मीटिंग हुई तब उन्होंने जो कंसर्न, उनका जो कंसर्न है नडियाद के साथ, गुजरात के साथ, वो क्या मुझे बहुत छू गया। उन्होंने बोला कि यार मेरे को गुजराती फिल्म हम लोगों को करनी है और हम कुछ करेंगे, ऐसा हमारी पहले बात हुई थी। उसके बाद धबकारों में जब हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने फिल्म देखी, फिल्म उनको बहुत अच्छी लगी और वो जब हमारे साथ जुड़े तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगेन गुजराती सिनेमा अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ है। तब साजिद नडियादवाला सर जैसा कोई नाम आए, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस आए और परसेप्शन चेंज हो जाता है लोगों का। जैसे जिस अनाउंसमेंट जब भी हुआ, उसके बाद हमारे वहाँ गुजरात में बहुत
हम लोगों को ऐसा लगा कि लोगों तक बहुत अच्छे से बात पहुंची है, राइट। अभी भी फिल्म के जो भी यूनिट्स जा रहे हैं उसमें हमें लग रहा है कि एंगेजमेंट बहुत बढ़ रहा है, रिएक्शंस लोगों के बहुत पॉजिटिव है फिल्म को लेके, क्योंकि लोग भी ये देखते हैं कि अगर कोई हिंदी का बहुत बड़ा नाम जुड़ा है तो फिल्म में कुछ ऐसा कुछ ग्रेट होगा, तभी ये लोग, हाँ तभी ये लोग ऑन बोर्ड आए। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, और आई एम वेरी हैप्पी कि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस जिनकी लेगेसी 75 इयर्स की है, जिन लोगों ने पूरे फैमिली ने जितनी फिल्में बनाई हैं, उसका लिस्ट अगर देखें तो हमें लगेगा कि ये सारी फिल्में इन्होंने बनाई है क्या, इतनी ग्रेट फिल्में, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। लास्ट फ्यू क्वेश्चन सर, जब पीछे मुड़ के देखते हो अगेन, एक बदलाव जो आपको लाना चाहिए या आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस इंडस्ट्री में एक बदलाव ये ज़रूर होना चाहिए जो एक्टर्स के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए थोड़ा इजी कर सके? बदलाव तो अपने आप होता रहता है, ये हमारी फिल्म भी है, इट इज़ अबाउट बदलाव, यू नो, ह्यूमन बीइंग में बदलाव आता है, इंडस्ट्री में बदलाव आता है, दुनिया में बदलाव आता है, तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट जो कहावत है, तो वो तो होता ही रहेगा। पर वो बदलाव मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ, मतलब मैंने इस बारे में सोचा नहीं अभी कि मैं ऐसा क्या कर दूं या ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। आई डोंट नो, आई डोंट। कोई दिक्कतें जो आपको बतौर एक्टर या कभी अपने आसपास के, अपने इंडस्ट्री में आसपास के लोगों को देखा हो और लगता हो कि यार ये तो ज़रूर थोड़ा कुछ होना चाहिए इनके लिए? आई डोंट नो, पर जैसे हाँ, ये मेरी ही बात करूं अपनी, ज़्यादा मैं दूसरों की तो क्या ही करूं, कि इंडस्ट्री में टाइप कास्ट बहुत कर लेते हैं लोग, यू नो, कि अगर कॉमेडी कैरेक्टर, जैसे मैंने वो जो जीता हुई सिकंदर मेरी पहली फिल्म थी, तो उसमें हीरो का दोस्त बना था आमिर खान का, तो उसके बाद मैं लगातार हर जगह हीरो का दोस्त, तो लोग दूसरा कुछ सोचते नहीं है, हीरो का अच्छा इसमें इसका दोस्त है, इसमें इसका दोस्त है, अजय देवगन, बुला लो, वो लड़का था ना जो जीता वाला, बुला लो उसको। तो वैसा है कि देख भाई देख में नौकर बना था, तो उसके बाद 25 सीरियल नौकर के रोल ऑफर हुए। तारा में पेंजी कैरेक्टर था पेठा नाम का, तो उसके बाद उस टाइप के ही कैरेक्टर्स ऑफर होने लगे। तो लोग सोचते नहीं है, ना ही टेस्ट करते हैं। आई अंडरस्टैंड कि जिन्होंने मेरा काम देखा नहीं है या सुना नहीं उस बारे में, जैसे थिएटर में मैंने बहुत अलग अलग किस्म के रोल किए हैं, बहुत ही। इनफैक्ट मैंने शुरू इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन से किया था, तो पहला ही मेरा प्ले था, उसमें मैं सेडिस्ट विलन बना था, और जिसके लिए जो मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था पहले ही प्ले में इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में। तो थिएटर में इस तरह से अलग अलग किरदार करने का मौका मिला था, पर टीवी में या फिल्म वाले लोगों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए आई एम रियली थैंकफुल टू अभिषेक अगेन फॉर धबकारो टू विजुअलाइज मी इन सच एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर विथ सो मेनी वेरिएशंस। एंड या सो लोग ये चेंज, अगर मैं चाहूँ कि लोग टाइप कास्ट करना छोड़ दें और यू नो परखें एक्टर को। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे अंदाजे से कास्ट कर लो, बाद में फिर शूटिंग में आके पछताओ कि अरे भाई, और या तो कहीं सुना हो कहीं देखा हो, पर यू नो थिंक अ लिटिल अबाउ देन व्हाट यू ऑलरेडी सीन। चलते चलते बताओ डायरेक्टर, क्या कहना चाहोगे हमारे ऑडियंस को धबकारों के बारे में, क्यों आए वो आपको धबकोरे देखने के लिए? हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। सबसे बड़ी बात होती है हमारी गलतियाँ, और हम बहुत जल्दी माफ़ी नहीं मांगते। हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन तब तक जिनसे हमें माफ़ी मांगनी है उनके साथ क्या हुआ उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं, कभी बात नहीं करते हैं। फिल्म इसके बारे में बात करती है कि माफ़ी मांगना ज़रूरी नहीं है, माफ़ी दे देना भी ज़रूरी नहीं है। माफ़ी आप कब मांगते हो बहुत ज़रूरी है। बहुत सालों के बाद माफ़ी मांगना उसका कोई मतलब नहीं है। आपने कुछ ऐसा बुरा कर दिया उसके बाद आई एम सॉरी बोला, उसका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत एंटरटेनिंग वे में हंसाते हंसाते आपको ये बात अगर सिनेमा के पर्दे पे देखनी है, 4 गाने हैं फिल्म में, इस तरह से एंटरटेनिंग वे में आपको अगर ये सॉरी वाली बात, जो वैसे फिलोसॉफिकली बहुत हैवी है, लेकिन उसे अगर आपको देखना है तो आप धबकारो देखिए। 1 मई को रिलीज़ हो रही है, और आई एम श्योर ये फिल्म देखने के बाद आप में कुछ थोड़ा बदलाव आएगा। शायद हो सकता है कि आप किसी को फ़ोन करके तुरंत सॉरी बोल दो। हाँ, बस इन्होंने इतना बहुत करेक्ट कहा कि इसके ऊपर मैं क्या ही कहूँ। इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग फिल्म फॉर श्योर, बट इन अ वेरी ग्रिपिंग एंगेजिंग वे, कि आपको बिल्कुल लगे ही नहीं कि कब
आप मतलब जब फिल्म शुरू होगी इतनी फास्ट पेस्ड है कि इसमें बहुत सारी गहरी बातें जो हैं वो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रास्प कर रहे हैं, पर एट द एंड ऑफ द फिल्म you are fully engrossed, you will be fully engrossed as an audience, and then of course when you come out of the you have something in your mind. और ये इतनी engaging है कि and at the same time because entertaining भी है, और entertaining से मेरा मतलब ये नहीं कि comedy, entertaining in every which way. So this is what Dhabkaro is all about, and people must watch it. It's an enriching film. फिर कह सकते हैं जब ऑडियंस ये फिल्म देख के जब थिएटर से बाहर आएगी तो उनको एक एहसास ज़रूर होगा कि जहाँ जिनको सॉरी बोलना है वो तुरंत बाहर निकल के सॉरी कह दे और आगे बढ़े. परफेक्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.